नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड ज्योमेट्री, उसमें चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले ले लिया है। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं अभी एक बार रिपीट करूं आपको। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। इफ देन फॉर्म यूज करके हमें यह दिया गया स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट है द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स। अब हमें पहले समझना है कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है समझने से पहले आपके मन में रेक्टेंगल के जो भी पूर्वग्रह हैं उनको आप मतलब बाहर रखिए और डेफिनेशन के साथ फिर उनकी प्रॉपर्टीज ये आप ध्यान रखिए। डेफिनेशन क्या होती है देखिए रेक्टेंगल की। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। तो पहले क्वाड्रिलेटरल होगा, तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स साइड्स कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हो गए तो वो रेक्टेंगल होता है। ये है डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डेफिनेशन। तो मैंने पहले बताया है कि डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में अलग से लेने वाले हैं। तो अब अगर रेक्टेंगल हुआ तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल तो क्वाड्रिलेटरल पहले कंडीशन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल होना जरूरी है, उसके बाद जो डायगोनल हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है कि इफ द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, कि अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है देन द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये है इसका आंसर। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा तभी उसके डायगोनल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेगमेंट joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अलग रखते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है वो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल, और जो थर्ड साइड इक्वल नहीं है उसे हम कहते हैं बेस। अगर हमने बेस का मिड पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली, तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इस वर्टेक्स से पास होती है। तो अब ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट क्या क्या होती है देखिए, बेस का परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, दो इक्वल पार्ट्स हो गए, और परपेंडिकुलर भी मतलब बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस वर्टेक्स से अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर भी, और इस साइड का मिड पॉइंट है तो ये मीडियन भी हो गई, और इस एंगल का बाइसेक्टर भी होती है, मतलब यहाँ का जो एंगल है उसको ये लाइन बाइसेक्ट भी होती है। तो एक कब होता है जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तभी, और ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तभी, और बेस को ही जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ही मतलब ये सभी एक ही लाइन होती है। अब यहाँ से हम अगर ड्रॉ करेंगे तो सभी लाइंस अलग अलग हमें मिल सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है अल्टीट्यूड यहाँ पे मिलेगी, मीडियन यहाँ पे मिलेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट का यहाँ पे ऐसे मिलेगा, तो अलग अलग हो सकता है। और ट्रायंगल चेंज हुआ तो भी सभी चेंज होंगे। तो ये कब पॉसिबल है जब वो आइसोसेलेस हो। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है देखेंगे अभी। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, बेस का मिड पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट ऑफ द बेस, मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये लाइन सेगमेंट बेस को परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहाँ का मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी। तो ये कब होगा जब वो आइसोसेलेस होगा तभी। तो हमें लिखना है कि इफ द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है देन के बाद जो यहाँ पे पार्ट दिया है
then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस को ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कॉन्वर्स क्या होता है, इसके पहले हमने वीडियो में देखा है कि कॉन्वर्स क्या होता है कि इफ के बाद जो पार्ट होता है और देन के जो पार्ट होता है, देन के बाद जो पार्ट होता है, उनमें हमें एक्सचेंज करना है, तो हमें दिया गया जो स्टेटमेंट है उसका कॉन्वर्स मिलता है। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट क्या है वो पहले हम समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, फिर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद इस स्टेटमेंट के लिए इफ देन फॉर्म दिया नहीं गया है तो उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में, इफ देन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका हम कॉन्वर्स लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है देखिए, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो पैरेलल लाइन, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस और उनका ट्रांसवर्सल, उनकी ट्रांसवर्सल, इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल से जो एंगल फॉर्म होता है, द अल्टरनेट एंगल्स, यहाँ पे जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स मतलब यहाँ ये दो और ये दो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये दो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे इक्वल होते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होते हैं। ये स्टेटमेंट है कि दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल दी गई है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इफ के बाद मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए इस स्टेटमेंट के अनुसार, फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि दो लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। तो ये दो लाइंस पैरेलल होने चाहिए, ये मेन कंडीशन है। तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन द एंगल्स मेड बाय इट्स ट्रांसवर्सल और देयर ट्रांसवर्सल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं द एंगल अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट, हम कह सकते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल एंड a transversal is there then the alternate angles formed are equal। तो हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखा है, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है, देन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय देयर ट्रांसवर्सल, इन दोनों की जो ट्रांसवर्सल है उससे जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इफ के बाद जो पार्ट लिखना है पैरेलल लाइंस हैं, देन के बाद जो लिखना है वो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल। अब इसका कॉन्वर्स होगा, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल, तो इसका हमें कॉन्वर्स लिखना है। अब इफ के जो बाद पार्ट आएगा, इफ के बाद वो होगा यहाँ का देन के बाद जो पार्ट आने वाला है, दो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय देयर ट्रांसवर्सल। अब जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं कि कोई भी दो लाइंस है, सपोज पहले ये पैरेलल नहीं है बाद में होंगे, अभी जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तब दो लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमें लिखना है कि इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइंस आर पैरेलल। तो देखिए इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस, हमें लिखना है टू लाइंस, पैरेलल नहीं लिखना है, टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, दो लाइंस और उसकी ट्रांसवर्सल, इनसे जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं देन द लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस यहाँ पे पैरेलल होंगी। तो ये दो लाइंस पैरेलल होने के लिए अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने जरूरी है। तो पहली कंडीशन है कि यहाँ पे कॉन्वर्स में अल्टरनेट एंगल इक्वल टू लाइन पैरेलल, और जो स्टेटमेंट दिया गया है वो है लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल। तो ये होता है उनका कन्वर्स। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ
टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। अब यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट जो दिया गया है इफ देन के फॉर्म में दिया गया है, तो इसे हम डायरेक्टली कॉन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे, इसका कॉन्वर्स लिखेंगे। अब स्टेटमेंट क्या है, देखिए इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, दो लाइन हमने यहाँ पे लिए हैं, पहले ये पैरेलल नहीं है, एक ट्रांसवर्सल हमने ले ली और जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं ये दो इंटीरियर एंगल्स, इनकी अगर एडिशन 180 डिग्री होती है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है तो ये दो लाइन पैरेलल है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका ये मीनिंग है, तो उसका हमें कॉन्वर्स लिखना है। तो स्टेटमेंट में इफ के बाद क्या पार्ट दिया गया है और देन के बाद क्या पार्ट दिया गया है ये पहले हमें समझना है। इफ के बाद है कि ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है, इफ के बाद का पार्ट है। देन अगर ये एंगल सप्लीमेंट्री है तो दो लाइंस पैरेलल, तो देन के बाद जो पार्ट है वो दो लाइंस पैरेलल है, ये पार्ट देन के बाद दिया गया है। तो हमें इसका कॉन्वर्स लिखना है कि इफ, अब कॉन्वर्स में क्या लिखना है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल होती है तो दो एंगल सप्लीमेंट्री, अगर लाइंस पैरेलल तो एंगल सप्लीमेंट्री। तो ये स्टेटमेंट हमें ऐसे लिखना है, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो लाइन पैरेलल है और वहाँ पे ट्रांसवर्सल होनी जरूरी है तभी इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होते हैं, देन तो उसके बाद जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये स्टेटमेंट हमने पहले लिया हुआ है तो इसलिए मैंने इसका स्टेटमेंट इफ देन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इफ के बाद और देन के बाद जो पार्ट है वो हमें समझना होगा। तो इफ के बाद है कि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है और देन के बाद है कि डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट। तो हमें कॉन्वर्स में लिखना है कि इफ अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल होगा। तो ये हमें इसके कॉन्वर्स में लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट कहता है कि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स इक्वल हैं। उसका हम उल्टा करेंगे, अगर क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है। तो हमें लिखना है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो ये जो है स्टेटमेंट है उसका कॉन्वर्स आएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे हम प्रॉब्लम सेट जो है वो लेने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज से थोड़ा डिफरेंट है अभी तक के प्रैक्टिस सेट से, वो हम लेंगे। और मैं एक अलग से बेसिक कंसेप्ट की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, वो जल्दी ही शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका।